गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट से हम रेजिस्टेंस को जोड़ दिए थे, ठीक है, और इंडक्टर को भी जोड़े थे, ठीक है। रेजिस्टेंस अलग था, इंडक्टर अलग था, दो अलग अलग टॉपिक था, ठीक है। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट सर्किट से कैपेसिटर को जोड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन उसके पहले हम लोग इंडक्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। आधा इंडक्टिव रिएक्टेंस किसे कहते थे? XL इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? बस रेजिस्टेंस जैसा है जो इंडक्टर के द्वारा ऑफर किया जाता है, लेकिन किसमें? एसी सर्किट में, डीसी में नहीं है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है किसी इंडक्टर का जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी है ना, सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको कि हम एल से दिखाते हैं, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी, ठीक है। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का एसी है और उस एसी से एक जुड़ा हुआ इंडक्टर, इंडक्टेंस उसका दिया हुआ है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है एक्सएल, उसका फॉर्मूला क्या होता था? ओमेगा एल होता था, और ओमेगा को हम लोग लिखते थे 2 पाई एन एल, पाई का मान 3.14, ये पढ़े थे फॉर्मूला का। एन का वैल्यू 50 और ये जो एल है यही एन है 50 हर्ट्ज, है ना। ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? 220 वोल्ट कौन सा वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू है, वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू है ना। बताया था कि कभी एसी दिया रहे, वोल्टेज सिंगल दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो आरएमएस है। क्योंकि एसी जो वोल्टेज होता है वो वेरिएबल होता है, और यहाँ एक कांस्टेंट वोल्टेज दिया हुआ है, मतलब वो आरएमएस है, ठीक है। उसका ऐसे यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। एल कितना है? ये, इसको हम लोग मिली हेनरी पढ़ते हैं। मिली का मतलब 10 का पावर -3, ठीक है। 5 गुना 10 का पावर -3 है ना, 5 मिली हेनरी, 5 गुना 10 का -3। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखो 50 गुना 2 100 हो गया। 100 से ये पॉइंट ये हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। ये 50 गुना 2 100 से 314 बच गया। 314 को 5 से गुना कर देंगे, है ना। और 10 का पावर -3, पॉइंट यहां चलाएगा 1.57, ठीक है, ओम हो जाएगा, ठीक है। 1.57 ओम हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया, ऐसे समझो 1570 बटा इसको 1000 कर सकते हैं ना। 10 पर -3 है, ऊपर जाके नीचे जाके 10 पर 3 हो जाएगा, 1 पर 3 0 0 कट गया, 1.57 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा? ओम होगा, ठीक ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा? ओम होगा। लिखो इसको, मिटा रहे हैं, ठीक है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में है, एक इंडक्टर है, उस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी है, सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी है, और इसको जोड़ा गया है एसी सोर्स से, एसी सोर्स से 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है, इंडक्टर है, इस इंडक्टर को एसी के सोर्स से जोड़ा गया है, ठीक है, एसी का सोर्स से इसे जोड़ा गया। तो कहता है कि कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर। तो इस इंडक्टर से करंट पास होगा, उस करंट का हम लोग जानते हैं 2 प्रकार का स्पेशल वैल्यू होता है ना। इससे जो करंट पास होगा वो तो वेरिएबल नेचर का होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा, उसका 2 स्पेशल वैल्यू होता है, एक को बोलते हैं आरएमएस, दूसरे को बोलते हैं पीक वैल्यू। तो आपको आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू दोनों निकालना है, ठीक है। और केवल बोलता है कि करंट निकालिए, फाइंड द करंट, बस, है ना, कौन सा करंट नहीं बोला गया। तो हम लोग कौन सा करंट समझेंगे, आरएमएस करंट, है ना, करंट बोला रहता तो आरएमएस करंट, ठीक है। तो ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज जो दिया हुआ है, इसमें 50 हर्ट्ज तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है, और 220 वोल्ट जो है वो एसी का वोल्टेज का कौन सा ये वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। तो आरएमएस भी मेरा दिया हुआ है, भी आरएमएस दिया हुआ है ना। तो भी आरएमएस हमको दिया हुआ है जब, ठीक ना, भी आरएमएस दिया हुआ है, तो आई आरएमएस निकाल सकते हैं। देखो जैसे आई बराबर भी बटे आर होता है कि नहीं, ओम का नियम है, आई बराबर भी बटे आर, ठीक है। लेकिन आर की जगह पर यहां एक्सएल होगा, क्योंकि ये जो इंडक्टर है ये एक रेजिस्टेंस के जैसा व्यवहार करता है, उस रेजिस्टेंस का नाम था एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। समझ में आ रहा है बात, ये चीज क्या, आई बराबर भी बाय आर, आर यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, आर रेजिस्टेंस रहता तब रेजिस्टेंस रहता, ये यहाँ इंडक्टर है, इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में वो एक्सएल होता है। लेकिन यही इंडक्टर रहता है यहाँ डीसी रहता तो उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस है ही नहीं, लेकिन इंडक्टर है एसी से जुड़ा हुआ इसलिए रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस का नाम एक्सएल है ना। तो आई बराबर भी बटे एक्सएल लिख सकते हैं, इसको देखते हुए, ठीक है। तो आई आरएमएस बराबर भी आरएमएस बटा एक्सएल हो जाए। तो यदि हम एक्सएल निकाल लें, पहले यहां भी एक्सएल निकाल सकते हैं, ओमेगा एल करके निकाल सकते हैं, लेकिन एक्सएल पहले निकालो ज्यादा अच्छा है, डायरेक्ट हम पुट कर देंगे, है ना। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, ओमेगा को 2 पाई एन एल लिखते हैं, तो 2 पाई एन 50 है, एल कितना है 1, तो 50 गुना 200 हो गया 314 ओम आ जाएगा, है ना। तो यहां पर भी आरएमएस कितना है 220 बटा 314, है ना, 220 बटा 314, ठीक है। इसको पॉइंट में थोड़ा लाना, 220 बटा 314, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आई आरएमएस निकला। अच्छा, अब देखो हमको क्या निकालना है, आरएमएस भी निकालना है, पीक वैल्यू भी निकालना है, ठीक है ना। तो पीक वैल्यू कैसे निकलेगा, यदि आरएमएस हमको पता चल गया तो पीक कैसे निकलेगा। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, याद करो, यहां लिख देते हैं। देखो एक फॉर्मूला पढ़े थे कि आई आरएमएस बराबर आई नॉट बाय √2, क्या ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे, देखो दिख जा रहा है, ठीक है। तो जब आई आरएमएस का मान यहां रख देंगे, √2 का मान रख देंगे, तो आई नॉट निकल जाएगा, है ना। आई नॉट को ही हम लोग पीक वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो 220 बटा 314 उसको सॉल्व करना जरूरी है, चलो कर देते हैं, ठीक है। एक बार में जाएगा, पॉइंट कर देंगे, 0 हो जाएगा, है ना। 6 बार में 7 बार में 7 बार में जाएगा क्या, 8 बार में नहीं जाएगा, 28 हो गया, 28 98 चल जाएगा 7 बार में, है ना, 28 29, ठीक है। यहाँ पे अपने से 0 उतर जाएगा ना, है ना, तो यहाँ पे 0 जाएगा, ठीक है। फिर 0 तो फिर 0 जाएगा, मतलब 0.7 ही लिख दो इसको, है ना, 0.7 एम्पियर, ठीक है। तो यहां से देखो 0.7 आई नॉट 0.7 पुट कर दिए, और ये 1.41, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा, यहां से आई नॉट निकल जाएगा, इसको इससे गुणा कर देंगे,
ठीक है। तो आई नोट बराबर कितना आ जाएगा, 7 7 चौका 28 हो गया, 7 2 9 हो गया। कितना के बाद पॉइंट बैठेगा, 2 यहाँ 3 डिजिट के बाद यहाँ, है ना, 0.987। तो पीक वैल्यू आ गया 0.987, आरएमएस वैल्यू आ गया 0.7 एम्पियर। ठीक है। तो हम लोग इंडक्टर का ये क्वेश्चन बना रहे थे कि इंडक्टर से करंट कितना होगा, आरएमएस करंट, पीक वैल्यू का करंट, ये हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। एक बार रिवीजन कर लो कि रेजिस्टेंस में हम क्या पढ़े थे। रेजिस्टेंस में पढ़े थे कि करंट का फेज और वोल्टेज का फेज, दोनों का फेज सेम होता था जब करंट मैक्सिमम वोल्टेज भी मैक्सिमम। इंडक्टर में क्या पढ़े थे कि दोनों का फेज समान नहीं है, दोनों के फेज में अंतर जो है होता था π/2 का, है ना, π/2 का अंतर होता था। ठीक है। और कौन आगे कौन पीछे होता था इसमें, है ना, वोल्टेज आगे होता था, करंट जो पीछे होता था। ठीक है। कितना से आगे पीछे, π/2 से। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कैपेसिटर, है ना, कि कैपेसिटर को हम अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से जोड़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है उसमें। ठीक है। फेज डिफरेंस से मतलब 0 होता है या फिर कुछ अलग होता है, इसको मिटा दें। हो गया। एसी मतलब समझ जाना अल्टरनेटिव करंट, किससे, थ्रू अ कैपेसिटर, मतलब प्योर कैपेसिटर। इसके पहले प्योर इंडक्टर था, उसके पहले प्योर रजिस्टर था। सबसे पहले रेजिस्टेंस पढ़े, फिर इंडक्टर पढ़े, फिर अब कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। और अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे इंडक्टर को रेजिस्टेंस से, कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से, है ना। चलो, तो कैपेसिटर में हम लोग देखते हैं क्या होता है। कैपेसिटर हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। कैपेसिटर में क्या होता था, कैपेसिटर में 2 प्लेट होता था, है ना। एक प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह से पढ़ते थे हम लोग। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, V बराबर Q/C, जहां Q जो है चार्ज है पॉजिटिव प्लेट का और C है उसका कैपेसिटेंस, है ना। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस में मेजर करते हैं, यूनिट क्या होता है, फराड में मेजर करते हैं। ठीक है। जनरली माइक्रो फराड, पिको फराड, ये सब का यूज होता है ना। ये कैपेसिटर था। ठीक है। कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर होता था, हाफ C/V²। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, है ना। कैपेसिटर एक सर्किट एलिमेंट है, जैसे रेजिस्टेंस है, सेम है। चलो, तो मान लो कि एक कैपेसिटर है और इसको एसी के सोर्स से हम लोग जोड़ दिए। ठीक है। चलो, इसमें हम लोग I बराबर I0 या फिर V बराबर V0 ऐसे लेते थे, V बराबर V0 sin ओमेगा t। ठीक है। देखो, लोग V लेते हैं, I ला देते सब में। रेजिस्टेंस में ऐसे किए थे, V लिए थे, I लाए थे, V लिए थे, I लाए थे। इंडक्टर में भी यहां भी V ले रहे हैं और I लाएंगे, करंट लाएंगे। इसका उल्टा भी किया जाता है कि करंट हम लोग शुरू में मान लेंगे और वोल्टेज लाएंगे। ठीक है, दोनों होता है। ठीक है। देखो, ये एसी है, करंट का डायरेक्शन कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, थोड़ा देर के लिए मान लो कि अभी ये एक सेल के जैसा है, इसमें इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इसलिए इसमें प्लस चार्ज होगा और इसमें माइनस चार्ज होगा, है ना। एक तरफ प्लस, दूसरी तरफ माइनस। क्या हमेशा ऐसा रहेगा? नहीं, करंट का दिशा बदलती रहता है ना। तो इसमें माइनस, इसमें प्लस, इधर माइनस हो जाएगा। कभी ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। चार्ज ये बैटरी से ही चार्ज होता है, डीसी सोर्स से। एसी से चार्ज नहीं होगा ये, है ना, क्योंकि प्लस यहाँ है, माइनस एक क्षण का ये, है ना, एक स्टैंड का। अगले क्षण इधर प्लस, इधर माइनस, इसी तरह से बदलते रहेंगे। तो किसी समय मान लो इधर प्लस है, ये माइनस है इसका, मतलब करंट ऐसे जा रहा है ना। तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया। हम लोग किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ यहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है। KVL, यहां से चलो और यहीं पहुंचना है, ये ना होता था, ऐसे चलना है। चलो, कैपेसिटर मिला, कैपेसिटर का प्लस से हम माइनस जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हाई से लो जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में हो जाएगा। कितना लिखेंगे,
माइनस क्यू बाय सी। याद होना चाहिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता था वो क्यू बाय सी होता था। क्यू जहां चार्ज है, सी कैपेसिटेंस है। इधर आ जाओ, इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इधर आ रहे हैं ना, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, लो से हाई जा रहा है, प्लस भी, इसका भी ना लिखते हैं बराबर जीरो। क्यों जीरो? यहां तक पहुंच गए ना, बराबर जीरो होता है ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो भी बराबर क्यू बाय सी। तो यहां से क्यू बराबर सी भी, क्यू बराबर सी भी, तो एक फॉर्मूला है ये हम लोग के पास, पहले भी जानते थे। तो सी भी का वैल्यू लेकिन भी नॉट साइन ओमेगा टी अल्टरनेटिंग वाला, ये वाला वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। क्यू बराबर आ गया, क्यू जो है वो टी का फंक्शन है ना, टी पर डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल चार्ज। तो करंट निकालना है, करंट तो चाहिए, हमको भी पता है तो हम करंट ही निकालते हैं हर बार। हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच क्या संबंध है, दोनों फेज में है कि बिना फेज का, मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है। तो करंट कैसे निकलेगा? बहुत आसान है, देखो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। डी क्यू बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टी, एंड ऑफ दैट डी क्यू बाई डी टी। क्यू का मान यहां पुट कर देंगे, ठीक है। इसमें सी भी नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, लेकिन ये जो कोफिशिएंट है ओमेगा बाहर आ जाएगा, बताए है ना, ओमेगा ये बाहर आ जाएगा। तो आई बराबर सी भी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहां तक समझ में आ गया? डिफरेंशिएशन किए हैं, ठीक है ना, सी भी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा दिख जा रहा है, ठीक। यहां तक नोट करो, मिटा रहे हैं, पॉज करो। अब देखो हम लोग का जो समीकरण आ रहा था, तो आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इस रूप में आना चाहिए था। मतलब ये चीज मेरा जरूर आई नॉट टाइप का चीज होगा, है ना, और वो है भी आई नॉट ही है वो। देखो आई बराबर वी नॉट बाय देखो ये जो ओमेगा सी यहां है, इसको हम 1 बाय ओमेगा सी यहां लिख सकते हैं, ऐसे करके देखो, इसको तोड़ो, इसको फिर से तोड़ो, वही चीज आ जाएगा, ये ओमेगा सी ऊपर चल जाएगा, है ना। तो यहां पर ये जो चीज है, ये चीज ये 1 बाय ओमेगा सी, ये 1 बाय ओमेगा सी का यदि डायमेंशन देखा जाए तो इसका डायमेंशन रेजिस्टेंस से मिलेगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस डायरेक्ट नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन रेजिस्टेंस इसका डायमेंशन मिलेगा, इसका 1 बाय ओमेगा सी का। और ये जो 1 बाय ओमेगा सी है, ये इसका एक खास नाम है, इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कल जो नाम था इंडक्टर वाले में, उसका नाम था इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो इसका नाम हम दिखाएंगे इस तरह से, सिंबल इसका है वी नॉट बाय, इसको एक्स सी लिखेंगे, ठीक है, एक्स सी या जीटा सी, एक्स जैसे जीटा, जीटा सी होता है, एक्स सी भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको कैसे लिख दिए? तो कॉस ओमेगा टी है ना, बराबर साइन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। तो यहां पर प्लस वाला हम लोग ले रहे हैं, है ना, क्योंकि हम लोग ओमेगा टी प्लस में हम लोग को लेना रहता है, ये डिस्कस भी किए थे पिछले वीडियो में, ठीक है। तो कॉस ओमेगा टी बराबर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होता ही है ना, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अच्छा, यहां पर तुम्हारा एक्सी जो है वो किसके बराबर है? 1 बाय ओमेगा सी के बराबर है। इसका खास नाम है, क्या नाम है इसका? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डिफाइन करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, ठीक है।
जैसे कल इंडक्टिव रिएक्टेंस को डिफाइन किया, तो क्या होता है समझ लो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक प्रकार का रेजिस्टेंस है जो कौन ऑफर करता है, कौन लगाता है, कैपेसिटर लगाता है। कहां लगाता है? एसी सर्किट में। डीसी में कैपेसिटर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, उसमें रेजिस्टेंस हम लोग नहीं पढ़ते थे ना। हाँ, लेकिन हम दिखाएंगे कि डीसी में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वो आ जाएगा फॉर्मूला से, है ना। मतलब उसमें रेजिस्टेंस का जिक्र हम लोग नहीं करते थे, ठीक है। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है डीसी में, है ना। और शुरुआत में कैपेसिटर जब चार्ज हो जाए तो कुछ कुछ रेजिस्टेंस उसमें लेते हैं। चलो, तो इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे आगे चल के इसी में, ठीक है। अब बताओ कि V बटे R, इसको I बोल सकते हैं लेकिन I नॉट बोलेंगे क्योंकि यहाँ V नॉट है, पीक वैल्यू करंट का, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, है ना। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अच्छा, V बराबर हम लोग के पास क्या था? हम लोग के पास V बराबर क्या था? V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। वोल्टेज का फेज कितना है? ओमेगा टी। करंट का फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। दोनों में साइन है, साइन में ले आते हैं दोनों, है ना। इसका फेज ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्या दोनों का फेज समान है? नहीं, दोनों का फेज समान नहीं है। दोनों के फेज में अंतर है पाई बाय 2 का। कौन आगे चल रहा है? इसमें ओमेगा टी है, इसमें ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है ना। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, मतलब करंट का फेज आगे है, करंट का फेज आगे है। अच्छा, कल जो हम लोग पढ़े थे इंडक्टर वाले में, उसमें देखना करंट का फेज पीछे था, वोल्टेज आगे था, उसमें भी जो सो आगे था, है ना। तो करंट और वोल्टेज में जो रिलेशन है कैपेसिटर में और इंडक्टर में, दोनों में एक जैसा है कि वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का होता है, कैपेसिटर में भी और इंडक्टर में भी। लेकिन एक अंतर है, क्या अंतर है? इसमें करंट आगे बढ़ रहा है, कैपेसिटर में करंट आगे बढ़ रहा है, करंट का फेज आगे है, वोल्टेज पीछे है। और इंडक्टर में वोल्टेज ही आगे था, करंट पीछे था, है ना। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, क्या? इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, है ना, करंट लीड कर रहा है, करंट आगे चल रहा है, करंट लीड कर रहा है, किससे? ईएमएफ से। कितना से? कितना फेज से? बाय फेज पाई बाय 2। और क्या कर सकते हैं कि वोल्टेज पीछे चल रहा है, लेग्स बिहाइंड हो रहा है, लेग्स मतलब पीछे चल रहा है। यहां तक लिखो, मिटाएंगे, पॉज करो, नोट करो, मिटाएंगे। और वोल्टेज लेग्स बिहाइंड द करंट बाय अ फेज पाई बाय 2, है ना। बहुत अच्छा, इसको याद रखना है, मिटा दें। अब देखो हम लोग फेजर डायग्राम बनाते थे, थोड़ा देखो फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। ठीक है, हम लोग फेजर डायग्राम देखेंगे किस प्रकार से होगा फेजर डायग्राम इसका। तो वोल्टेज जो है इधर ले लेते थे हम लोग, याद होगा ये V नॉट, ये पीक वैल्यू को दिखाता था। इसका यहां से यहां तक का जो लंबाई है वो रिप्रेजेंट करेगा V नॉट के मैग्नीट्यूड को, ठीक है। इसका फेज कितना था? ओमेगा टी था। फेज का मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल था ओमेगा टी, ओमेगा टी एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, यहां करंट आगे चल रहा है, कितना आगे चल रहा है? वोल्टेज से पाई बाय 2, मतलब ये वोल्टेज जो पीक वैल्यू वोल्टेज है उसके साथ ये पाई बाय 2 एंगल इधर बनाएगा, है ना। ये पाई बाय 2 एंगल बनाएगा, ये पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा? ये मेरा आई नोट हो जाएगा, नहीं ये आई नोट हो जाएगा, ये वोल्टेज हो जाएगा। ये फेजर डायग्राम है।
लेकिन सिंपल में, यदि हम सिंपल में बनाते हैं, हम लोग को सिंपल में पढ़ना है ना, तो सिंपल में हम लोग ऐसे देखते हैं कि करंट को इधर दिखा दो, है ना, कि करंट मेरा हमेशा एक्स एक्सिस में दिखा देते हैं, ठीक है, और करंट आगे ना है किससे, वोल्टेज से, वोल्टेज से ऐसे है। तो देखो जब करंट को हम इधर दिखा रहे हैं, ठीक है ना, वोल्टेज को नीचे देखो ऐसे, है ना, इसका मतलब है कि करंट से वोल्टेज पाई बाय टू पीछे, वोल्टेज पीछे पाई बाय टू। अच्छा, कल का डायग्राम जो बनाए थे इसी का, वोल्टेज हम ऊपर दिखाए, क्यों, करंट से वो ऊपर, ठीक है, ये बहुत आसान है, करंट एक्स एक्सिस में हमेशा दिखाते हैं, है ना। अब वोल्टेज जब पीछे रहेगा तो नीचे दिखा देंगे, आगे रहेगा तो ऊपर दिखा देंगे। कैपेसिटर में क्या होता, कैपेसिटर में क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है वोल्टेज। इंडक्टर में क्या होता था, वोल्टेज करंट से ऊपर रहता था, करंट को एक्स एक्सिस में दिखाएंगे, है ना। अब वोल्टेज इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। नीचे कब होगा, जब कैपेसिटर रहेगा, ऊपर कब होगा, जब इंडक्टर रहेगा, है ना। इसको बनाओ। एक और डायग्राम हम लोग बनाने जा रहे हैं, कौन सा डायग्राम, वेव वाला डायग्राम। उतारो, ठीक है ना, वेव वाला डायग्राम। देखो हम लोग का V बराबर क्या माने थे, V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या आया था, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, है ना। और ये एक्चुअली ये कॉस का ग्राफ है, कॉस ओमेगा टी, है ना, मतलब ये V में साइन का ग्राफ है, इसमें कॉस का ग्राफ, ठीक है। साइन कॉस का ग्राफ मैथ में जानते हो तो लोग ना, ओमेगा टी रखते हैं, V और I दोनों को दिखाएंगे एक ही ग्राफ में, ठीक है। पहले V का बना लो, ये V का ग्राफ हो गया। थोड़ा सा इसको वोल्टेज हम लोग दिखाते थे कि नहीं बड़ा रहता है उसका मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड, थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, मान लो ऐसे है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये V नॉट है, यहां पे क्या है, ये माइनस V नॉट, ठीक है। I नॉट कम होगा ऐसे, ठीक, ठीक है। कॉस का ग्राफ जानते हो तो लोग, करंट में कॉस का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। कॉस का ग्राफ जानते हो, कॉस का ग्राफ इस तरह से होता है ना। जिस समय करंट मैक्सिमम होगा, मतलब जिस समय कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होता है, उसमें साइन का वैल्यू मिनिमम होता है, ठीक है। देखो इसे फिर T0 पुट करो, ठीक, T0 पुट करो तो V0 आएगा, T0 V0, T0 यहां पुट करो, cos 0 का मान 1, I नॉट आ जाएगा इसका, I बराबर I नॉट, मतलब करंट मैक्सिमम आ जाएगा। जिस समय 0 पर हम देख रहे हैं, वोल्टेज जो है मेरा क्या है, 0 मिनिमम, करंट क्या है, I नॉट मैक्सिमम। अच्छा, T बराबर मान लो कि हम दूसरा जगह देखते हैं जहां पर वोल्टेज जो है मैक्सिमम है, ठीक है। अब वोल्टेज को मैक्सिमम करते हैं तो फिर तुम्हारा करंट क्या होगा, उस समय 0 आ जाएगा, ठीक ना। तो देखो इसका ग्राफ हम लोग ऐसे बनाएंगे। देखो इस जगह पे यहां पर करंट का वैल्यू, इस जगह पे वोल्टेज का वैल्यू 0 है, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कितना लेना है, V से थोड़ा कम ही लेना है, चलो यहां पर ले लेते हैं। अच्छा, यहां पे इस पॉइंट पर वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम है ना। इस पॉइंट पर वोल्टेज मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ करंट क्या होने वाला है, मिनिमम होने वाला है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो वोल्टेज जो है मैक्सिमम है नेगेटिव डायरेक्शन में, वोल्टेज मैक्सिमम है, तो वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट जो है वहां पर क्या होगा, यहां पर मिनिमम होगा, करंट इसी पॉइंट पर होगा। यहां पर क्या है, यहां वोल्टेज 0 है, ये ग्राफ बता रहा है वोल्टेज 0 है, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक ना। तो करंट मैक्सिमम होगा तो एक मैक्सिमम तो ऊपर हो चुका है, नीचे वाला होगा, ठीक है। नीचे में मैक्सिमम लोग यहां पर ले आते हैं,
इतना तो जितना ये हाइट था उतना ही, ठीक है। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर भी 0 है तो करंट जो है मैक्सिमम होगा, है ना। यहां पर इसका मैक्सिमम आई नॉट यहां दिखा रहे हैं, इधर क्या दिखा देंगे, यहां पे माइनस आई नॉट दिखा देंगे, ठीक है ना। और एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, वही ग्राफ जो है हम लोग का ग्राफ हो जाएगा किसका, करंट का ग्राफ, उसका ग्राफ हम लोग कॉस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आई नॉट है और ये माइनस आई नॉट है, यहाँ पे दिखा देते हैं ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक जो भी होगा इधर लाइन थोड़ा और ऊपर ले जाओ इसको, तो ये आई नॉट हो जाएगा, है ना। इधर क्या है, माइनस आई नॉट, ठीक है। अच्छा, ये डॉटेड वाला ग्राफ क्या चाहिए ग्राफ है, ये ग्राफ है आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी का, है ना। मतलब एक साइन का ग्राफ है और दूसरा कॉस का ग्राफ है, जैसे मैथ में बनाते हैं, ठीक है। वेव डायग्राम हो गया। अब जो है हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, बताया कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है एक प्रकार का रेजिस्टेंस है जो कौन ऑफर करता है, कैपेसिटर ऑफर करता है। कैपेसिटर लगाता है किस सर्किट में, एसी सर्किट में। कैपेसिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन जैसा लिख देते हैं इसको, व्हाट इज कैपेसिटिव, ठीक है, व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। हाउ डज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना, वेरी विथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह से वेरी करेगा, किसका फ्रीक्वेंसी, एसी का फ्रीक्वेंसी, एसी के फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब एक्सी जो है वेरी करेगा, वेरी करेगा मतलब चेंज करेगा, है ना। एक नंबर का 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है ना। तो क्या है ये, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर, ठीक है, इन एसी सर्किट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/ओमेगा, है ना। बहुत बार गलती हो जाता है, ओमेगा सी लिख देते हैं, ओमेगा एल जैसा, जैसे हम लोग पढ़े थे एक्सएल बराबर ओमेगा एल, नहीं 1/ओमेगा सी, 1/2π/NC, ठीक ना। एक्सी बराबर, इसका मतलब एक्सी जो है वो एन का इनवर्सली ऑप्शन, एन बटा में आया है। अच्छा, एक्सएल जो था वो एन का डायरेक्टली ऑप्शन था, और एन का ही क्या है, इनवर्सली ऑप्शन, अंतर है दोनों, है ना। फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगा तो ये घटेगा, है कि नहीं। नोट करो, जब वेरिएशन पूछता है कि वेरी कैसे करा, ग्राफ भी बना देना चाहिए जब ग्राफ पॉसिबल है तो, ना। नोट करो, देखो एक्सी को हम वाई एक्सिस पर लेते हैं और एन को एक्स एक्सिस पर लेते हैं, तो इसका ग्राफ कैसे, इनवर्सिव प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है, वाई इनवर्सिव प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो उसका ग्राफ इस तरह से बनता है। क्या मतलब, एन का मान बढ़ते जा रहा है, एक्सी का मान घटते जा रहा है, वाई इनवर्सिव प्रोपोर्शनल टू एक्स का ग्राफ ऐसे ही होता है ना। ठीक है, यहां तक आंसर लिखना है इसका। हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है, किसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है, एक कैपेसिटर का ही ना होगा,
जिसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रोफराड है। कहां से जुड़ा हुआ है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जुड़ा हुआ है। 230 वोल्ट हो सकता है, 230 वोल्ट जो दिया रहेगा लेना पड़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन समझ लो क्या है, ये कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रोफराड है। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये 230 वोल्ट क्या चीज दिया हुआ है, 230 वोल्ट क्या चीज दिया हुआ है, कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, आरएमएस दिया हुआ है ना, आरएमएस वोल्टेज। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन लिख लो ना, जब जुड़ा हुआ है कैपेसिटर से इस सर्किट में करंट होगा तो निकालना है। ऑल्सो फाइंड द आरएमएस करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये भी निकाल लेना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, देखो मिलाएंगे इसको, नोट करो। ये सी बराबर दिया हुआ 20 माइक्रोफराड, तो 20 गुना 10 का पावर माइनस 6 है कि नहीं। 230 वोल्ट दिया हुआ है वी आरएमएस, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, ठीक है। चलो बताओ एक्सी का सूत्र क्या होता है, 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय 2 बाय एन सी, 1 बाय सी कितना है, वैल्यू पुट कर दी सबका, है ना। अच्छा, अब देखो 50 गुना 2 100 हो गया, ठीक है। 100 से 3.14 को गुना करेंगे तो 314 हो जाएगा, ये पूरा 314। और उधर 20 गुना 10 का पावर माइनस 6, तो 10 का माइनस 6 नीचे है, ऊपर जाके 10 पर 6 हो जाएगा, 10 का पावर 6 है ना, नीचे ऊपर जाएगा। एक पर कितना किलो 6 किलो बटे 314 गुना 20 है ना, ये भी कट जाएगा, ठीक है। ये 2 बार से कट जाएगा, ये 1 2 3 4 किलो है ना, 50,000 बटा 314 किलो, 2 से ये भी कटेगा, इनका ज्यादा काटने से फायदा नहीं, भागा दो इसको, डिवाइड कर दो, है ना। 314 हो गया, इधर 50, ठीक है। तो एक बार हो जाएगा 314 हो गया। और ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 जीरो को अलग करके रख लो, है ना, 10 का पावर 2 उसको बोल देंगे, 500 ही रहने दो यहां से। नहीं, फिर हमको वो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, पूरा ले लो, है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, एक ही लो, 500 ले लो, है ना। तो 500 गुना 10 का पावर 2 इसको लिख देते हैं, है ना, और बटा 314, ठीक है। तो चलिए एक बार हो गया, 10 में 4 6, 9 में 8 और 4 में 3, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट बैठा जीरो आ जाएगा। 6 बार में 14 84, 6 बार में तो नहीं जा रहा है, लेकिन 5 बार के बाद कुछ आएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो 3.6 गुना 10 का पावर 2, ठीक है। इतना क्या लिखेंगे, ओम, ठीक है। कोई दिक्कत, ओम में एक्सी का यूनिट क्या होगा, ओम होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यूनिट सबका ओम होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का भी ओम होता है। तो 3.6 गुना 2 आया, ठीक है, ओम में, ठीक है। चलो अब क्या निकालना है हमको निकालना है आई आर एम एस। तो क्या अभी जो बताया कि सबसे शुरू में ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, ओम के नियम से लिखते हैं, आई बराबर वी बटे आर, लेकिन आर यहाँ आर नहीं है, आर यहाँ क्या है, एक्सी है। एक्सी एक रेजिस्टेंस है जो कैपेसिटर लगा रहा है ना। तो चलो वी आर में 230 था और एक्सी का मान लिया 3.6 गुणा 10 का पावर, है ना। इसको सब कर 230 और ये हो गया तुम्हारा 36 पर 2 जीरो,
लेकिन क्या एक पॉइंट है 360 है ना, कट गया 27/36 है ना, तो भागा 36 7 बार में लगता जाएगा, 42 21 28 25 में 6 बार हो जाएगा है ना। 6 के बाद कैलकुलेशन कितना आता है 0.64 ना, तो 0.64 एम्पियर, ठीक है। IRMS आ गया। अब जो है I0 भी तो निकालना है, ठीक है, बहुत आसान है, डायरेक्ट लिख दो। नाउ I0 बराबर IRMS गुना √2, ठीक है, 0.64 गुना 1.2 है ना, 1.41। कितना है 0.9, उससे ज्यादा है, 0.64 है, 0.64 है, 0.90, उससे ज्यादा है। पीक वैल्यू RMS से ज्यादा होता है ना। इसको एक चीज और लिख लो, यूनिट क्या होता है किसका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है ना, इसका सैंपल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मिटा दें, लिखो। चलो अब थोड़ा हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं, ठीक है ना, कि किसी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में जब प्योर, मान लो प्योर रजिस्टर, ठीक है, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है आगे की क्लास के लिए, है ना। केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, केवल इंडक्टर लगा हुआ है, केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें हम V बराबर लिए थे V0 साइन ओमेगा t, तो I कितना आया था I0 साइन ओमेगा, दोनों का फेज क्या है सेम। याद रखना है कि दोनों का फेज इसमें क्या होता है, दोनों का फेज सेम होता है, ऐसे दिखाते हैं, मतलब I का डायरेक्शन और V का डायरेक्शन सेम है ना। तो अब एक साथ हम तीनों को ले रहे हैं, तो इसका नाम रख देंगे VR, है ना। VR का मतलब हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। I का डायरेक्शन VR का डायरेक्शन सेम है, फेजर डायग्राम है ना, फेजर डायग्राम की जरूरत पड़ेगा, दोनों का फेज यहां समान, ठीक है। यहां पर यदि हम पीक करंट लिखना चाहेंगे I0, तो कितना लिखेंगे V0 बाय I0 बराबर कितना लिखेंगे V0 बाय R। IRMS लिखना है कितना लिखेंगे VRMS बाय R। हाँ रेजिस्टेंस है यहाँ, V बाय R, ओम्स की वैल्यू डायरेक्ट लगाती है ना। पीक करंट RMS करंट दोनों का फेज यहाँ समान रहता था, देखो ओमेगा टी है ना, ऐसा हम लोग पढ़े थे, कोई दिक्कत नहीं। इंडक्टर में क्या था कि V बराबर हम लिए V0 साइन ओमेगा टी, तो I बराबर क्या है पिछले लेक्चर में I0 साइन, है ना, क्या आया था ओमेगा टी माइनस पाई/2, ये ना आया था ओमेगा टी माइनस पाई/2। इसमें क्या हुआ था, यहां से दिख रहा है कि ये ओमेगा टी है वोल्टेज, लेकिन करंट ओमेगा टी से थोड़ा कम, पाई/2 कम, मतलब यहाँ फेज डिफरेंस पाई/2 का है, ठीक ना। मतलब यहाँ पे देखो करंट को जब हम ऐसे दिखाएंगे, करंट को हम हमेशा एक्स में दिखाएंगे, देखो यहाँ भी एक्स में दिखा रहे हैं फेजर डायग्राम में, और V को ऊपर दिखा देंगे V को, लेकिन इसका नाम यहाँ VL रखेंगे, ठीक है।
वी एल, इसका नाम क्या था, वी आर। वी एल क्यों, एल मतलब इंडक्टेंस होता है, इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। पाई/2 हो गया ये फेजर डायग्राम मान लिया। इसमें याद रखना है कि आई मेरा एक्स एक्सिस में है, लेकिन वीएल जो है मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस में। पॉजिटिव वाई में क्यों है, क्योंकि करंट से ऊपर चल रहा है, करंट से ऊपर पाई/2 चल रहा है, पाई/2 आगे चल रहा है, कौन, वोल्टेज। ठीक है, यहां भी आई नॉट निकालना रहेगा, तो वी नॉट बाय आर लिखेंगे क्या, नहीं, क्या लिखेंगे, एक्सएल लिखेंगे। आई आर एम एस निकालना रहेगा, क्या लिखेंगे, वी नॉट बाय वी आर एम एस बाय एक्सएल लिखेंगे, नहीं। और एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता था, ओमेगा एल, ये याद रखना है ना। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ना, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। ये इंडक्टर है, पिछले लेक्चर में पढ़े थे। कैपेसिटर में क्या था, हम V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी लिए, तो I बराबर क्या हुआ, यहां माइनस था वहां प्लस आ गया था, साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। कौन आगे बढ़ गया, करंट आगे बढ़ गया, लेकिन करंट को हम एक्स एक्सिस में ठान लिए कि एक्स एक्सिस में दिखाना उसको, है ना। तो करंट को जब एक्स एक्सिस में दिखाएंगे, करंट अपना हटेगा नहीं, याद रखना, करंट नहीं हटेगा, तो फिर वोल्टेज को एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो करंट एक्स में रहेगा, है ना, तो वोल्टेज क्या है, थोड़ा कम है, तो प्लस पाई/2 पीछे है, वोल्टेज पीछे है, वोल्टेज का फेज पीछे, कितना पीछे, पाई/2, भी नीचे दिखा देंगे। लेकिन यहां भी का नाम क्या रहेगा, भी नहीं रहेगा, भी सी, सी मतलब कैपेसिटेंस, है ना। यहाँ भी एल, यहाँ भी आर, इस तरह दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आई नॉट निकालना रहेगा, कैसे निकालेंगे, आई नॉट बराबर वी नॉट बाय एक्स सी। आई आर एम एस निकालना रहेगा, तो वी नॉट बाय वी आर एम एस बाय एक्स सी। दिख जा रहा है क्या बोर्ड में, दिख जा रहा है, ठीक है। आई नॉट बराबर वी नॉट बाय एक्स सी है, आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस बाय एक्स सी। अरे एक्स सी बराबर कितना, एक्स सी बराबर कितना, 1 ओमेगा सी, अभी जस्ट लोग पढ़े थे, है ना, ठीक है। तो तीनों का हम लोग एक बार तुलना कर लिए कि तीनों किस प्रकार से है ना, और तीनों का जरूरत लगेगा। और जो जो बीबीआई क्वेश्चन था इसमें हम लोग देखे अभी तक, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, पूछा जाता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, लिखा होता है व्हाट आर रेजिस्टेंस कॉमा रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस, ठीक है। इंपीडेंस तो आने वाला है, ठीक है, लेकिन रिएक्टेंस वर्ड आया था, रिएक्टेंस वर्ड आया है। एक हम लोग पढ़े इंडक्टिव रिएक्टेंस, दूसरा पढ़े कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो मान लो केवल बोल देता है रिएक्टेंस क्या है, व्हाट इज रिएक्टेंस, तो बोलेंगे हम लोग भी कि रिएक्टेंस जो है एक प्रकार का रेजिस्टेंस है जो ऑफर कर होता है एसी सर्किट में। ऑफर करने वाला कौन है, या तो कैपेसिटर या फिर इंडक्टर, है ना। इंडक्टर या कैपेसिटर जब एसी सर्किट से जुड़ा होता है तो जितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम लोग रिएक्टेंस कहते हैं, और ये हम लिखा देंगे जब हम इंपीडेंस पढ़ेंगे। देखिए साथ, रेजिस्टेंस सेकंड चैप्टर में, रिएक्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं दो तरह का, इंपीडेंस अब आने वाला है अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में। क्योंकि हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, क्या करेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस और इंडक्टर को मिला देंगे एक ही साथ, दोनों सर्किट में एक साथ आ जाएगा। फिर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को मिला देंगे, दोनों एक साथ आ जाएगा। फिर तीनों को मिला देंगे, है ना, फिर इसको मिला देंगे, ठीक है। तो देखते हैं उसमें क्या होगा। तो जब हम रेजिस्टेंस और इंडक्टर को मिलाते हैं, ये दोनों जब मिल जाएगा तो वहां एक नया रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। जैसे यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आया ना, वैसे वहां एक नया रेजिस्टेंस आने वाला है जिसका नाम होगा इंपीडेंस। उसी तरह से इसको मिला देंगे तो इंपीडेंस, तीनों को मिला देंगे तब भी इंपीडेंस, मतलब इंपीडेंस 3 बार आने वाला है ना, 4 बार नहीं आएगा, एलसी में नहीं आएगा, है ना, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो इंपीडेंस वर्ड जो है आने वाला है, एक रेजिस्टेंस है, जब मिलाते हैं हम लोग तब वो भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कॉम्बिनेशन जब होता है तब वो आता है ना। और जब अलग अलग है तो तुम्हारा रिएक्टेंस आ रहा था, कैपेसिटर अलग है तो रिएक्टेंस आ रहा है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग बात करते हैं इसको।